देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यानी कि देश का कोरोना बुलेटिन, यानी कि आपके शहर की खबरें क्या है सिर्फ 100 सेकंड में आप जानेंगे। दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में बैठक हुई। इस बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स हो सकते हैं। हालांकि भारत सरकार के अफसरों ने कहा है कि दिल्ली में अभी कम्युनिटी स्प्रेड जैसी कोई चीज नहीं है। दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर एलजी अनिल बैजल की अगुवाई में बैठक हुई। बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज होंगे। हालांकि भारत सरकार के अफसरों ने कहा है कि दिल्ली में अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। तो दिल्ली में 30 जून तक 1 लाख कोरोना केस, दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना केस। दिल्ली में खतरा बढ़ा पर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं। दिल्ली में कोरोना के सामुदायिक प्रसार के खतरे को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली को लेकर कई डराने वाले आंकड़े भी पेश किए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस रफ्तार से दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उससे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा केस हो सकते हैं। 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। एलजी के साथ बैठक में दिल्ली में कोरोना के सामुदायिक प्रसार पर भी चर्चा हुई, लेकिन बैठक में मौजूद भारत सरकार के अफसरों ने साफ कर दिया कि दिल्ली में अभी कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख दिल्ली में कोरोना के मरीज होंगे और उसके लिए 80,000 बेड की जरूरत होगी। ये एक बड़ी जो है संख्या है और निश्चित रूप से यदि हम कोरोना संक्रमण को देखें तो सरकार ने ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में बहुत तेजी से ये बीमारी फैलने वाली है और 5.5 लाख के आसपास संक्रमण जो है जुलाई के अंत तक होगा और उसके लिए बड़ी तादाद में बेड्स की जरूरत पड़ेगी। वहीं दिल्ली के हालात पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की बैठक करने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और कोरोना से बेहाल राजधानी के हालात पर चर्चा की है। बैठक में क्या सूरत हाल रहा और क्या कुछ खास चल रहा है, अभी इस पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे संवाददाता कुमार कुंदल लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, इस बैठक को लेकर अभी तक क्या जानकारी? देखिए, अभी जो है बैठक खत्म हुई है और हमारे साथ जो अनिल चौधरी हैं, डीपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, वो निकले हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के। क्या बैठक में जानकारी हुई और क्या फैसला हुआ? बिल्कुल इस आपदा को लेके एक तो ये कि चलो देर आए दुरुस्त आए, हालांकि 2 महीने बीत चुके हैं। उस पर हमने एलजी साहब का आभार व्यक्त किया, कई बार पत्र लिखे, सुझाव दिए, लेकिन देर से ही सही उन्होंने सुना। आज बैठक बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें हमने काफ़ी बिंदुओं पर चर्चा की और जो खामियाँ हैं उसको लेकर के हमने सुझाव भी दिए हैं। बट अफसोस इस बात का रहा कि केजरीवाल साहब की तो तबीयत खराब थी, लेकिन जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो आएंगे, उपस्थित रहेंगे, उस नज़रिए से कोई नहीं था। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जरूर थे, महामहिम साहब थे। सो ये थोड़ा सा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कहा आप लोगों? बिल्कुल उन्होंने जो बातें रखी उसमें कुछ सुझाव हमने दिए हैं और ख़ास तौर से हमने कहा है कि कोरोना टेस्टिंग प्रत्येक नागरिक का अधिकार होना चाहिए। ये हमने एलजी साहब को कुछ उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की और हमें आश्वस्त भी किया उन्होंने कि गवर्नर ने क्या बोला? उन्होंने बोला है कि हम इस पर गौर करेंगे। खास तौर से दूसरा, हमने 10,000 रुपये जैसे जो इन लोगों को भी होम क्वारंटीन कर रहे हैं, घर सील कर रहे हैं या कॉलोनी या मोहल्ले को सील करें, तो हमने कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी है कि प्लीज़ लॉकडाउन के दौरान वैसे ही लोगों का रोजगार चला गया है, लोग परेशान हैं, तो उनकी परेशानी को दूर करने कम से कम 10,000 कुमार कुंदन, तो राज्यपाल अनिल बैजल की ये सर्वदलीय बैठक अलग-अलग पार्टियों के साथ, तमाम पार्टियों के साथ, और ये निकाला गया है इसमें निष्कर्ष की क्या होना चाहिए? शुक्रिया आपका। क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं? क्योंकि लक्षण कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। आज सीएम अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट हुआ है। देखिए दिल्ली को परेशान कर देने वाली ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बेहद खराब है। ये खबर वाकई बेहद परेशान करने वाली है। हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद अचानक उन्होंने अपनी सभी बैठकें रद्द कर दी हैं और आज उनके आवास पर उनका सैंपल भी लिया गया। अब रिपोर्ट आने का इंतजार है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया है। देखिएगा, ऐसा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये 15 दिन तक जितने बेड्स में चल जाएंगे,
परंतु 4-5 दिन में ही ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड जो कोविड के लिए रिजर्व किए गए थे भर गए हैं, ज़्यादातर भर गए हैं। कल मैंने पूरे दिन मीटिंग करके प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ अब फर्दर उसको एनहांस करना है कैपेसिटी। दिल्ली सरकार बात करेगी कि भाई आपने देखो सबके लिए खोल दिया है, तो उसका अंजाम भी बताइए क्या करेंगे। हमेशा से क्या रहा है कि जो दिल्ली से बाहर के पेशेंट्स हैं, दिल्ली में आधी से ज़्यादा अस्पतालों के अंदर वो होते हैं, यानी अगर हमने 15,000 बेड चाहिए तो फिर 15,000 बाहर के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। सर, मुख्यमंत्री जी की तबीयत कैसी है? क्या उनका टेस्ट हो गया है? आज टेस्ट किया जाएगा। अभी हुआ नहीं? जी आज किया जाएगा। बदलाव होंगे दिल्ली? देखिए केंद्र सरकार मानेगी तभी पहुंचेंगे ना। चूंकि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज भी हैं, इसलिए कहा यह जा रहा है कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो उनके लिए ये वक्त बहुत मुश्किल भरा होगा। उधर पिछले कुछ दिनों में सीएम केजरीवाल के संपर्क में आने वाले लोगों ने भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी है और सभी लोग फिलहाल किसी से मिलने जुलने से परहेज कर रहे हैं। केजरीवाल की अच्छी सेहत के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता सहित दिल्ली की आम जनता भी कामना कर रही है। बता दें कि दिल्ली में कुल मरीजों का आंकड़ा 30,000 के करीब पहुंचने वाला है। पिछले 24 घंटे में 1,007 नए मामले आ चुके हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री की तबीयत बिगड़ जाने से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। और अब एक दर्दनाक खबर, दिल्ली के अस्पतालों पर कोरोना के इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। एक परिवार का आरोप यह है कि उनके घर के मुखिया 5 दिनों तक दिल्ली में कोरोना टेस्ट के लिए इधर से उधर भटकते रहे और आखिर में इलाज के लिए भोपाल गए, जहां पर उनकी मौत हो गई। क्या दिल्ली में अब कोरोना का टेस्ट और इलाज असंभव हो गया है? क्या दिल्ली के अस्पताल अब पूरी तरह से संवेदनहीन हो गए हैं? दिल्ली के इस परिवार का आरोप है कि वीरेंद्र नेकिया 5 दिन तक इलाज के लिए दिल्ली में भटकते रहे, लेकिन दिल्ली के किसी अस्पताल में उन्हें इलाज नसीब नहीं हुआ। अपने बेटे और भाई के कहने पर वो दिल्ली से भोपाल आए और यहाँ पर उन्हें इलाज तो मिला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 2 दिन पहले वीरेंद्र की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के मौके पर बेटे की हाथ जोड़कर खड़ी ये तस्वीर दिल को झकझोर देती है। तो सब थोड़ा ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए था, किसी डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सब दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी डॉक्टर देखने को रेडी नहीं है। अब ये परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। उनकी बेटी जो कि 15 साल की है, दिल्ली में अकेली है। पत्नी दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जबकि उनके भाई और बेटे को भोपाल के चिरायू अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस जानलेवा लापरवाही के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। देश की राजधानी है, वसुधैव कुटुंबकम को प्रतिपादित करने वाला ये देश। कोई दिल्ली का कहे दिल्ली के बाहर नहीं आएगा, कोई बम्बई का कहे बम्बई के, और पर बाकी के प्रदेश कह दें कोई दिल्ली का नहीं आएगा, तो क्या स्थिति देश की बनेगी? कोरोना टेस्ट के लिए दिल्ली के मयूर विहार के रहने वाले वीरेंद्र नेकिया 5 दिन तक अस्पतालों का चक्कर काटते रहे। दिल्ली के अस्पतालों के बेरहमी के आगे मजबूर वीरेंद्र ने भोपाल में अपने रिश्तेदार भाई से संपर्क किया। हबीबगंज एक्सप्रेस से 800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दिल्ली से भोपाल पहुंचे। उन्हें भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार की सुबह उनकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार और दिल्ली के अस्पतालों का पक्ष नहीं आया है, लेकिन वीरेंद्र का परिवार और एमपी की सरकार दिल्ली के अस्पतालों पर गंभीर आरोप लगा रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने दिल्ली के अस्पतालों में इलाज में बरती जा रही लापरवाही पर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है और लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे साथ इस समय है पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन जी। आज पूरा का पूरा अजय माकन जी आपके साथ है। कांग्रेस का डेलीगेशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पहुंचा। आप इसी मंत्रालय के बड़ी जो है पहले पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, हेड भी कर चुके हैं। आज क्या वजह होगी जो आपको आज एनएचआरसी के दर पे आना पड़ा? देखिए, दिल्ली की स्थिति बहुत भयावह है और इसलिए उसी एनएचआरसी के दहलीज पे हम खड़े हैं, जहाँ पर का मैं मंत्री कभी मैं रहता था, और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स होने के बावजूद लोग दर दर भटक रहे हैं और कोई तैयारी नहीं है। दिल्ली के अंदर हैरानी की बात यह 57,000 हॉस्पिटल बेड दिल्ली में है, पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है, और सिर्फ 8% इस 57,000 के कोरोना की तैयारी करी हुई है। जब यहाँ पे संस्कार करने की तैयारी करो, टेस्ट बढ़ा लो। जब आप टेस्ट नहीं बढ़ा रहे, अपनी तैयारी नहीं कर रहे, तो बाहर आएंगे नहीं आएंगे, इस चीज़ के लिए क्या मतलब है? आपने तो पहले ही कह दिया था 2 दिन पहले कि कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो हो गया है। आज इसी मसले के ऊपर जो है बैठक हो रही है एसडी साहब के साथ, उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड और आप किसको कहेंगे? 100 में से 27 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब तो आईसीएमआर के पूर्व डीजी मिस्टर गांगुली ने भी कह दिया कि दिल्ली और मुंबई में कम्युनिटी स्प्रेड है। और जब कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, हमारे जो सिसोदिया जी हैं जो ये कहते हैं 2 लाख पॉजिटिव केसेस 31 जुलाई तक हो जाएंगे, वो अब ये कह रहे हैं कि स्कूल्स भी खोल दो, कल तक कह रहे थे।
तो क्या स्कूल्स खोलने का और क्या ये हॉस्पिटल मॉल, क्या मॉल्स और ये बाहर जगह खोलने की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ना इनकी हॉस्पिटल्स की तैयारी है, ना टेस्टिंग की तैयारी है, ना ये पॉजिटिविटी रेट कम आ रहा है। तो ये एक सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और आपस में झगड़ करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। तो ये थे अजय माकन जो हमसे बात कर रहे थे कैंपस में गंगा सिंह के साथ। मुझे भारतवर्ष TV9 भारतवर्ष दिल्ली। देश भर में कोरोना अब किस रूप में सामने है और इससे भिड़ने के लिए केंद्र सरकार ने क्या प्लान तैयार कर रखा है, ये रिपोर्ट आप जरूर दें। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के 2,66,598 मामले हो चुके हैं, जबकि अब तक आज पिछले 24 घंटों में 266 लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट सरकार के लिए अच्छी बात यह है कि पहले से थोड़ा अधिक हुआ है, 48.46% रिकवरी रेट हो गया है। इन सब के बीच आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि कोरोना से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाएगी। इसमें बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और इसके अलावा और भी जैसे कि ICMR, डायरेक्टर एम्स और इन सबको बुलाया गया है, जिसमें इस बात की चर्चा की जाएगी कि जिस हिसाब से कोरोना देश में फैल रहा है और देश के कुछ राज्यों में खास करके फैल रहा है, उसको लेकर क्या उपाय किया जाए और उसको रोकने के लिए क्या क्या किया जाए। इन सब के बीच आज दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर पे बाकायदा एक बैठक भी है, जिस बैठक में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। दोपहर 3 बजे ये बैठक होनी है, जिसमें सभी पार्टी के लोगों से इस बात की अपील की जाएगी कि कोरोना के संक्रमण के रोकने में राजनीतिक दल किस तरह के सहयोग कर सकते हैं, खास करके तब जब दिल्ली में हर दिन तकरीबन जितने सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें से 25% से ज़्यादा जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। कि देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि महाराष्ट्र हो गए या फिर दिल्ली हो गए, इन जगहों पर कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पहले कोविड केस नहीं थे लेकिन अब वहां पे कोविड संक्रमण फैल रहा है। तो इनको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकती है, इसको लेकर केंद्र में भी चर्चा हो रही है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार भी लेफ्टिनेंट गवर्नर और सब लोग अब मिलकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस संक्रमण को कैसे रोका जाए। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष दिल्ली। क्या कोरोना काल में स्कूलों के सिलेबस को थोड़ा सा छोटा किया जाएगा? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने शिक्षकों और अभिभावकों के साथ कुछ इसी तरह की राय मांगी है। आप देखिए शिक्षा से जुड़ी ये जरूरी रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान शिक्षा पर भारी चोट लगी है और लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही मार्च महीने से ही तमाम शिक्षण संस्थानों पर ताले जड़े हैं। ऐसे में केंद्र सरकार स्कूल कॉलेज को फिर से खोलने का विचार तो कर रही है, लेकिन इसके साथ इस बात पर भी चिंतन हो रही है कि इस फैसले से पहले आम लोगों की राय ली जाए। इसी सिलसिले में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट के जरिए देश के तमाम अभिभावकों से राय मांगी है, जिसमें आने वाले एकेडमिक ईयर के सिलेबस को छोटा करने से जुड़ी सलाह पर चर्चा करने को कहा गया। रमेश पोखरियाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरी सभी शिक्षकों और शिक्षाविदों से अपील है कि वो 2020 के शैक्षणिक सत्र में सिलेबस को लेकर अपनी राय जाहिर करें और अपनी राय MHRD या मेरे ट्विटर के साथ फेसबुक पर दें, ताकि उनके सुझाव पर फैसला लेते समय विचार किया जाए। हालांकि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2 दिन पहले ही साफ कर दिया था कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद ही खोला जाएगा। आपको बता दें, इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने भी HRD मंत्री को स्कूल पुनः खोलने की योजना पर पत्र लिखा था। इस बात की जानकारी उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए दी थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि समय आ गया है कि कोरोना के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए देश में स्कूलों की भूमिका नए सिरे से तय की जाए। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा था कि अगर समय रहते स्कूलों को साहसिक भूमिका के लिए तैयार नहीं किया गया तो यह हमारी ऐतिहासिक भूल होगी। सरकारों के बीच चल रहे पत्राचार के दौरान चिंता उन अभिभावकों की भी है जो फिलहाल अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। इसके लिए देश में बाकायदा एक मुहिम चल रही है, जिसमें करीब 5 लाख लोगों ने हस्ताक्षर भी किया है, जिसे मानव संसाधन मंत्रालय तक पहुँचाना है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ममता के गढ़ में दिल्ली से हुंकार भरी वर्चुअल रैली के जरिए अमित शाह ने बंगाल चुनाव का बिगुल फूंक दिया। आप देखिए रिपोर्ट। मैं बंगाल की जनता को ये कहना चाहता हूं कि भले भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें देश भर से मिली है, मगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं बंगाल की 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय। क्योंकि पूरे देश भर के अंदर जब लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई, लोकतंत्र ने अपनी जड़ें जमाई,
एकमात्र बंगाल ऐसा राज्य है जहां आज भी राजनीतिक हिंसा का कारोबार चल रहा है, राजनीतिक हिंसा की बोलबाल चल रही है और राजनीति के अंदर हिंसा का प्राधान्य हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए। हमने आह्वान किया था बंगाल की जनता को कि आप मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, मोदी जी के साथ जुड़िए, मोदी जी के साथ महान भारत बनाने के एक अभियान के अंदर साथ दीजिए। और मुझे बहुत आनंद है, बहुत विशेष आनंद है कि बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ये अपील को स्वीकार करते हुए 42 में से 18 सीटें देकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया। और ये जो आपका दिया हुआ हौसला है, आपका दिया हुआ आशीर्वाद है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंदोलन करने के लिए बंगाल के मैदान में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के विस्तार के लिए बंगाल के मैदान में नहीं उतरी है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर हमारे संगठन की नींव मजबूत करना तो चाहती ही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी फिर से संस्कारित बंगाल बनाना चाहती है। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए कायर आतंकवादियों ने अब आम लोगों और सियासी दलों के लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आतंकवादियों ने सोमवार को अनंतनाग जिले में सरपंच अजय पंडित की हत्या कर दी। अजय के परिवार ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक अब तक 88 आतंकवादियों का जहन्नुम जाने का टिकट भी कट गया है। लिहाजा बौखलाए आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले में अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। अजय पंडिता के पिता का कहना है कि उनका बेटा बहादुर था और कायर आतंकियों ने पीछे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सरपंचों की मीटिंग थी यहाँ पर, वो 4:30 बजे तक, वो 4:30 बजे घर आ गया, खाना खाया, कोई आ गया, कहा यहाँ पर थोड़ा सा काम है, वो बाहर गया, मैं अंदर ही बैठा था, तो इसको गोलियां दो पीछे से लगाई। आप आगे से नहीं इसके, क्योंकि ये काफी बहादुर था, आगे से इस पर अटैक नहीं कर सकते, पीछे से इसको अटैक किया है। यही दुख है और क्या कहूँगा। स्थानीय पुलिस अफसरों के मुताबिक आतंकियों ने शाम 6 बजे अनंतनगर के लारकीपुरा इलाके में सरपंच और कांग्रेस के सदस्य अजय पंडिता को गोली मारी थी। बाद में उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि अब अजय पंडिता के परिजन अजय पंडिता की सुरक्षा में लापरवाही किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। और ये ऐसा दिलेर था कि कोई कश्मीरी पंडित वैसा नहीं है, न कोई लीडर आज तक वैसा बना है। शेर है वो, अभी भी शेर है, और हम फिर भी कश्मीर जाएंगे, कश्मीर को छोड़ेंगे नहीं। और अभी भी हमारे कुछ लीडर बोल रहे हैं कि बस कटिए दो, फिर जाएंगे काम पर, मरने दो एक को मरने दो, चलो ठीक है। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने अजय पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अजय पंडिता की हत्या पर दुख जताते हुए आतंकी हमले की आलोचना की है। लेकिन एक बात तो साफ है कि पड़ोसी देश के भेजे हुए आतंकी अब बुरी तरह बौखला गए हैं और आम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। आतंकियों की गोली का शिकार हुए सरपंच और कांग्रेस सदस्य अजय पंडित को जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय ने श्रद्धांजलि दी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कल साउथ कश्मीर में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की निर्मम हत्या कर दी। पूरे देश भर के साथ कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों में आक्रोश है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू में, जहां पे आप देख सकते हैं अजय पंडिता को कश्मीरी पंडित समुदाय की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पण की जा रही है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ये आतंकवादी हमला जो है, इससे पहले 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के कई घरों को आतंकियों ने जलाया था, कई कश्मीरी पंडितों के परिवारों को तबाह किया था। लेकिन कल जिस तरीके से कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की निर्मम हत्या की गई है, इसको लेकर पूरे कश्मीरी समुदाय के लोगों में आक्रोश है। कोल साहब, आज आपने श्रद्धांजलि दी, कितना गुस्सा है? आपके भाई थे वो? बिल्कुल मेरे साथी थे, वो बहुत बड़ी देखो तो कल शाम से हमारा इतना गुस्सा है कि कहने की बात नहीं है। के लिए निकले थे हम, अपने आप को ऋषिक में निकलने लगे थे। अजय पंडिता की क्या कहेंगे, कितना गुस्सा आपने? बहुत ज़्यादा। हमने देखा है पिछले 30 साल हम ट्राई कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा नॉर्मल सी हो, लेकिन इन लोगों ने दोबारा वही हमारे साथ किया हुआ है जो ये पहले 90s में किया था। हम लोग तो अब इतना डर है कि हम जाना ही नहीं चाहते दोबारा वहाँ पे। तो अब गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी वहाँ बढ़ाए ताकि हम लोग दोबारा से वहाँ
जा सके। साफ तौर पे कहना है कि जल्द से जल्द इस आतंकी को ढेर किया जाए और आपको बता दें कि टीआरएफ की तरफ से जिम्मेवारी उठाई गई है। अब देखना होगा कि सुरक्षा बल किस तरीके से इन आतंकियों को कश्मीर घाटी में ढेर करते हैं। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.